हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 137। इससे पहले इस कहानी के 136 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था। गीतांजलि गुस्से में बोलती है कि आजकल युद्ध गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन तुम तीनों तो मुझे ही गलत रास्ते पर ले जाने के लिए तुले हुए हो। जो भी तुम्हारे वो अंकल वंकल हैं, उनके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो और आज के बाद मेरे साथ ऐसी बातें की ना, या इनफैक्ट मेरे पांडाल में आकर भी बैठ गए ना, तो फिर पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम तीनों को। निकलो यहाँ से तीनों के तीनों चुपचाप से, इससे पहले कि मैं धक्के मारकर यहाँ से तुम तीनों को निकाल दूँ। इतना आप सभी लोग पिछले भाग में देख चुके थे। अब देखते हैं आगे। शुभ ने अगले ही पल निहाल की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर उसके हाथ से पैसे ले लिए और अपनी जेब में जल्दी से रख ली, और फिर उसकी तरफ घूर कर देखता है और बोलता है कि अकल नहीं है क्या तुझे? शादी की बात ऐसे नहीं करते हैं, मम्मी पापा को लेकर आना चाहिए था। अंकल को इससे सुंदर लड़की कहीं पर भी नहीं मिलेगी। देखा ना, तो फिर बिल्कुल सही है, बिल्कुल 37 से 38 साल की कहीं से भी नहीं लगती हैं। आज भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, एकदम माँ जैसी। इतना कहकर उसने भी गीतांजलि के सामने अपने हाथों को जोड़ लिया और बोला, माफ़ कर दीजिए आंटी जी प्लीज़, वो हमने ना अपने अंकल के लिए एक लड़की को ढूंढ रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो, जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ममता भी हो और हम तीनों को ही अच्छे से समझा भी सके। वो हम हर लड़की की तरफ देखकर थोड़ा सा जल्दबाजी कर देते हैं ना, और उससे डायरेक्ट ही बात को बोल देते हैं, सॉरी माफ़ कर दीजिए, आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हम किसी और लड़की को देख लेंगे। सॉरी, हमें ज़्यादा अकल नहीं है ना, इसीलिए हम अब यहाँ से जा रहे हैं। अब हमें माफ़ कर दीजिए। शोभित ने एक नज़र गीतांजलि की तरफ देखा और बोला, माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़, हम सच में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए बोल गए ये सारी बातें। सॉरी। वैसे आप हमारे घर में भागवत कथा कहेंगी क्या? गीतांजलि बोलती है कि तुम तीनों की शक्ल देखकर तो नहीं लगता है कि तुम लोगों को जरा सा भी भगवत में इंटरेस्ट होगा, और जब तुम तीनों को भगवत में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्यों ऐसा काम कर रहे हो तुम लोग? भगवान उन लोगों के लिए ही हैं जिन्हें भगवान में विश्वास होता है, जो उनकी श्रद्धा रखते हैं, समझे तुम तीनों? शोभित बोलता है कि मुझे विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान पर। मुझे पता है कि भगवत जिन इन लोगों के कानों में जाएगी ना, उतना ही पुण्य उन लोगों को मिलता है। गीतांजलि बोलती है कि अच्छा, और तुम्हें ये बात किसने बताई है? शोभित बोलता है कि थी एक मेरी फ्रेंड, उसने मुझे बताया था। शोभित ने इतना ही कहा था कि तभी शुभ बोलता है कि शिखा नाम था उस लड़की का, उसे भी हम तीनों ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो लड़की हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही है। हमारी लाइफ में ना प्रॉब्लम ही लगी हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे पास, सारे उल्टे सादे काम हो रहे हैं हमारे, कुछ भी ठीक काम नहीं हो रहा है। आपको कैसे समझाएं हम? प्लीज़ मान जाइए ना, हमारे घर में भागवत कर दीजिए ना प्लीज़। इतना कहकर तीनों ही घुटनों के बल आकर बैठ गए थे और फिर गीतांजलि के सामने अपने हाथों को जोड़कर आशा भरी निगाह से उन तीनों ही देखने लगते हैं। तो गीतांजलि हैरानी से उन तीनों को देख रही थी। पहली बार वो ऐसे तीन बंदरों से टकराई थी जिनके सामने उसे भी हार माननी पड़ रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने भी अपने गार्ड को जोर से आवाज़ दी और कहा कि तुम तीनों को यहाँ से लेकर जाओ या फिर मैं अपने गार्ड को ही बुलाऊं। तीनों ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो गीतांजलि भी जोर से चिल्लाती है कि गार्ड, गार्ड। गार्ड भी थोड़ी ही देर में वहां पर 3-4 बॉडीगार्ड्स आ गए थे और फिर सब ने तीनों ही लड़कों को एक एक करके पकड़ लिया था। गीतांजलि बोलती है कि इन तीनों को ही बाहर निकाल दो और आज के बाद ये मुझे इस सोसाइटी में और इस रिजॉर्ट के आसपास भी नहीं देखना चाहिए। और हाँ, तभी एक बॉडीगार्ड ने शुभ की तरफ देखा और फिर उसे मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, तो शुभ ने भी उसका हाथ वहीं हवा में ही पकड़ लिया और फिर गीतांजलि की ओर देखकर कहा कि देखिए, आप हमें यहाँ से निकाल रही हैं ना, तो ठीक बात है, लेकिन प्लीज़ हम तीनों को ही पिटवाइए मत आप इन अपने गार्डों से। गीतांजलि ने भी गार्ड को डांटते हुए कहा कि मैंने मारने के लिए कब कहा तुमसे? खबरदार, अगर तुमने गलती से भी इन बच्चों पर अपना हाथ भी लगाया, समझे तुम, तो सीधा लेकर जाओ इन तीनों को यहाँ से। गार्ड भी तीनों को लेकर अब चुपचाप वहाँ से चला गया था और थोड़ी ही देर में तीनों ही सड़क पर पड़े हुए थे, क्योंकि गार्ड ने उन्हें धक्का दे दिया था। तीनों ही उठते हैं और फिर अपने कपड़ों को झाड़ने लगे थे। तीनों ही अब अपना सर खुजाकर उस गेट
गेट की तरफ देख रहे थे। निहाल बोलता है कि शुभ तू ही तो कह रहा था यार रिश्ता पक्का कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, गाड़ी भी लेकर नहीं आए हम लोग, अब क्या पैदल जाएंगे क्या यार। तीनों ही वहां से अब धीरे धीरे पैदल जाने लगते हैं। तीनों ही अब आगे का प्लान सोच रहे थे कि अब वो आगे क्या करेंगे। तो वहीं गीतांजलि भी तीनों को देख रही थी और फिर अगले ही पल उसने भी अपना फ़ोन उठाया और अजीत को कॉल कर दिया। अजीत ने भी अपना फ़ोन रिसीव किया तो गीतांजलि भी थोड़ा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि ये कौन सा तरीका है, अपने बेटे को मेरे पास भेज दिया तुमने, क्या चाहते क्या हो तुम, मैं यहाँ से चली जाऊँ क्या? 2 दिन और हैं बस, उसके बाद मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊँगी। 2 दिन तक अपने बेटे को संभाल कर रखो, यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। शुभ ने भी इधर बाइक सचदेवा हाउस और प्रताप हाउस के बीच में आकर रोक दी थी। तीनों ही एक बाइक पर बैठे हुए थे और फिर तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। शोभित भी बाइक से उतरकर दोनों की तरफ देखकर बोलता है कि तो चलो भाई, फिर कल मिलते हैं। दोनों ही भाइयों ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ जाने लगे। शोभित जैसे ही पलटा उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। अजीत गुस्से में हाथ बांधकर उसी की तरफ देख रहा था। शोभित ने आसपास देखा और फिर टाइम देखा तो रात के 11:30 बजे का समय हो रहा था। शोभित ने भी अपना सलाइवा गटक लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बात कैसे शुरू करे। अजीत भी आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में शोभित की तरफ घूर कर देख रहा था। तो वहीं शुभ ने भी अब अपनी बाइक थोड़ी सी प्रताप हाउस की तरफ घुमा ली थी तो अजीत चिल्लाकर गुस्से से बोलता है कि निहाल और शुभ, तुम दोनों यहाँ पर आओ। दोनों ही के कान एकदम से खड़े हो गए थे क्योंकि अजीत की आवाज़ में आज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। निहाल भी बाइक से नीचे उतरा और फिर शुभ भी बाइक से नीचे उतर गया। दोनों ही चुपचाप से जाकर शोभित के पीछे आकर खड़े हो गए थे और शोभित उसने भी हल्का सा पीछे पलटकर दोनों की तरफ देखा और फिर धीरे से बड़बड़ाता है कि यार मैं क्या बचाऊंगा तुम दोनों को ही, मुझे तो तुम दोनों ही बचाओगे ना। शुभ बोलता है कि कोई बात नहीं यार, जिस राह पर हम चल रहे हैं ना उस राह पर बहुत ज़्यादा कांटे मिलेंगे, हमें उन कांटों को सहना ही पड़ेगा। अरे रोज तो अपने पापा से डांट खाते हैं ना, तो फिर आज तेरे पापा से डांट खा लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या ही हो जाएगा, बेशरम आदमी है हम। निहाल भी शुभ की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोलता है कि हाँ माँ कहती है ना कि चिकना घड़ा है हम। इतने में ही अजीत ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि कहाँ गए थे तुम तीनों। शुभ बोलता है कि अंकल आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो हम तीनों पर, हम कुछ गलत वलत थोड़ी ना करने के लिए गए थे, बल्कि हम तीनों तो यही पार्क में बैट बॉल खेल रहे थे, है ना शोभित, बताना अपने पापा को। शोभित ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो अजीत ने एक कदम तीनों की तरफ आगे बढ़ाया तो तीनों ही सीधा बाइक के पीछे आकर खड़े हो गए थे। अजीत ने भी शोभित को गुस्से से उंगली दिखाकर कहा कि तुम्हारे दिमाग में जो भी ये सब कुछ चल रहा है ना, इस फितूर को जल्द से जल्द निकाल दो। जो तुम सोच रहे हो ना ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा, समझे तुम। देखो शोभित, मुझे ना बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाओ तुम, वरना मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार दूंगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटूंगा। जितना ध्यान ये उल्टे सीधे काम करने में लगाते हो ना उतना ध्यान शिखा को ढूंढने में लगा सकते हो तुम, या फिर शिखा को भूल ही गए हो तुम। अजीत ने भी थोड़ा सा गुस्से में सही लेकिन शोभित की दुखती नस पर हल्के से हाथ रख दिया था। वो भी कुछ नहीं बोलता है और उसका चेहरा अब एकदम से उदास हो गया था। निहाल और शुभ भी उसकी उदासी को नहीं देख पा रहे थे। शुभ भी बाइक के पीछे से निकलकर सीधा अजीत के सामने आकर खड़ा होकर बोलता है कि अंकल जी, क्या गलत कर रहे हैं हम दोनों ही, बताइए ना, बताना जरा आप क्या गलत कर दिया है हमने। पार्क में बैट बॉल खेलना भी गलत बात होती है क्या? क्यों शोभित को ऐसे घुमा फिराकर ताने मार रहे हो आप? अजीत बोलता है कि जो तुम तीनों कर रहे हो ना मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और ये मत समझना कि अगर मैं शोभित को मारूंगा तो तुझे नहीं मारूंगा, समझा तू। शुभ बोलता है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि हम कौन सा उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, पहले आप हमारे गलत काम को बताइए। इस बार शुभ ने भी थोड़ा सा शक भरी नज़रों से अजीत की तरफ देखा और फिर अजीत ने गुस्से में बोल दिया कि तुम गीतांजलि के पास रिश्ता लेकर गए थे ना। यह सुनकर तो तीनों ही एकदम से हैरानी से उसको देखने लगते हैं लेकिन अगले ही पल शुभ ने भी सीटी मारते हुए कहा कि क्या बात है, वहाँ हमने रिश्ते की बात की और यहाँ पर गीतांजलि ने अपने तू को शिकायत भी कर दी। वाओ,
ओह! कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अजीत ने भी आँखें कसकर अपनी बंद कर ली थी क्योंकि उसने भी फ़्लो में ही अपने दिल की बात बोल दी थी, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी। अब तो उसे भी अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था। अजीत ने अपने गुस्से को जल्दी से आड़ में किया और फिर अपनी बात को छुपाते हुए कहा कि मतलब तुम्हें लगता है कि तुम किसी फ़ेमस स्वदेशी से जाकर मेरा रिश्ते की बात करोगे और फिर ये बात किसी को भी नहीं पता चलेगी? मतलब और दुनिया वाले सब पागल हैं ना? अब तक तो ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई होगी। शुभ भी अजीत की आंखों में देख रहा था। इस मामले में शुभ बहुत ही ज़्यादा हरामखोर था। वो भी बोलता है कि नहीं, दुनिया को कैसे पता चलेगी, क्योंकि उस वक्त कमरे में बस हम तीनों ही थे और गीतांजलि आंटी थी और कोई भी नहीं था। एक सेकेंड, यानी कि आप मानते हैं कि गीतांजलि आंटी आपकी गर्लफ्रेंड थी? ओके, मतलब यानी कि हम लोग सही डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। इतना कहकर शुभ ने भी जोर से सीटी मारी और फिर डांस करना शुरू कर दिया था। और अब शुभ डांस कर रहा था तो निहाल तो करता ही करता। उन दोनों को डांस करता हुआ देखकर अजीत को तो एकदम से हंसी भी आ रही थी और थोड़ी थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था और मन तो ये कर रहा था कि दोनों को ही पकड़कर अच्छे से पीट दे। और इसमें शोभित ने भी उन दोनों का ही ज्वाइन कर लिया था। तीनों ही मजे से डांस कर रहे थे और थोड़ी देर डांस करने के बाद तीनों ने ही अजीत को देखा और शुभ बोला कि देखो अंकल, हम जो कर रहे हैं ना, हमें करने दो, वरना दुनिया को ये बात जरूर बता दूंगा कि आप गीतांजलि से प्यार करते हैं। अजीत बोलता है कि तुम दोनों ना कम बकवास किया करो थोड़ा सा, और आज के बाद उसके पास जाने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को ही। निहाल बोलता है कि मतलब आप जा सकते हो, हम नहीं जा सकते? अजीत हैरानी से निहाल की तरफ देख रहा था। निहाल बोलता है कि ऐसे मत देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि आप उनसे मिलने चाहते हो, दोनों ही एक साथ बातें करते हो, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, लेकिन उम्र के पड़ाव में अब उन शिकायतों को दूर नहीं कर सकते हो। अजीत भी एक बार फिर से उन तीनों की बातों में आ गया था और फिर वो निहाल की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, मैं उससे एक बार भी नहीं मिला हूँ, वो मुझसे मिलती ही नहीं है। और ये सुनकर तो तीनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे और फिर तीनों ने नाचना फिर से शुरू कर दिया। अजीत ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार दी थी। वो भी अब किन बंदरों से समझदारी की उम्मीद कर रहा था। अजीत भी वापस से घर के अंदर चला गया था, लेकिन अजीत के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। बेशक से गीतांजलि और अजीत के बीच में कितनी भी दूरियां थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा इंतजार था। शोभ ने शोभित से कहा कि शोभित बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हम तेरे पापा ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही अपने दिल की बात को बोल दिया है। अब तो ये शादी रुकेगी नहीं, अब तो कुछ भी करके हमें भगवत करवाने के लिए गीतांजलि आंटी को पटाना ही पड़ेगा। शोभित के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला कि अच्छा चलो यार, कल बात करते हैं, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर शोभित अपने घर की तरफ चला गया और वो दोनों भी अपने घर की ओर नाचते हुए आ रहे थे। और जैसे ही गार्डन में पहुंचे, उनके सामने संजय हाथ बांधकर खड़ा हुआ था। शुभ और निहाल एक दूसरे को देखने लगते हैं। संजय बोलता है कि निहाल, तुझे पता था ना कि आज सुरेश जी और सीमा जी तेरे रिश्ते की बात करने के लिए घर पर आने वाले हैं? ये सुनते ही निहाल के चेहरे के रंग उड़ गए थे। ऐसा नहीं था कि वो भूल गया था, लेकिन उसका और नव्या का बहुत ही भयानक ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए उसने इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं लिया था। वो जानता था कि नव्या शादी से मना कर देगी और इसीलिए वो यहाँ पर आया ही नहीं था। संजय ने एक बार फिर से गुस्से में कहा कि निहाल, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुझे पता है ना कि आज तेरे रिश्ते की बात होने वाली थी घर पर, के बावजूद भी तू टाइम से घर पर नहीं आया। निहाल का चेहरा एकदम से उदास हो गया था। उसने भी नज़र उठाकर संजय की तरफ देखा और धीरे से बोला कि पापा, मैं जानता था कि नव्या मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, इसीलिए नहीं आया था। और ये सुनकर संजय बोला कि ये तुमसे किसने कहा कि नव्या तुमसे शादी नहीं करना चाहती है? निहाल बोलता है कि तो फिर आप कहना क्या चाहते हो कि वो मुझसे शादी करना चाहती है? संजय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में एक कदम निहाल की ओर बढ़ता है और फिर उसने निहाल को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया था, लेकिन थप्पड़ अभी निहाल को लगता उससे पहले ही नील ने संजय का हाथ पकड़ लिया था। इस बार उसने भी अपने पापा की आंखों में देखकर थोड़ा सा गुस्से में बोला कि पापा, आपका बात बात पर ऐसे हाथ क्यों उठ जाता है? ऐसा क्या कर दिया है निहाल ने जो आप उसे मारने पर उतारू हो गए हो? संजय ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नील की तरफ देखा और बोला कि अब तू मुझे बताएगा कि मुझे कैसे मारना है और किसे नहीं मारना है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो, समझे? तुम हाथ छोड़ो नील मेरा, वरना तुम भी थप्पड़ खा जाओगे मेरे हाथों से। नील बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, मारना है तो फिर मार लीजिए आप, लेकिन मुझे बताइए निहाल ने गलत क्या किया है? वो थोड़ा सा लेट ही तो हो गया है ना, आप उसे मारने के लिए उतारू हो गए, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है पापा? संजय बोलता है कि गुस्सा नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, तुम मेरी जगह खड़े
होते तब तुम्हें पता चलता। घर में रिश्ते वाले आकर बैठे और जनाब का पता भी ना हो और जनाब फ़ोन भी ना उठा रहे हो, मैसेज का भी कोई रिप्लाई ना दे रहे हो, किसी से बात करना ज़रूरी भी नहीं समझते हो, तब जाकर पता चलेगा तुम्हें। संजय ने नील के हाथ से अपना हाथ झटक कर बोला, अभी तुझे मैं गलत और अपना भाई सही लग रहा है। जब मेरी उम्र में आओगे ना, तब तुम्हारे खुद के बच्चे ऐसे ही आवारागर्दी करते फिरेंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों तुम लोगों पर गुस्सा करता हूँ। तुम लोगों को मेरी इज्जत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, बिल्कुल भी नहीं। जो भी मन में आता है वो करते हो तो कर लो। मैं भी मुश्किल से तुम लोगों के साथ 2-3 साल और रहूंगा। एक बार इन दोनों की शादी भी हो गई, मैं भी पुश्तैनी हवेली चला जाऊंगा और फिर चारों ही भाई अपने हिसाब से रह लेना, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। अरे वो तो मिस्टर ओबरॉय का बड़प्पन है कि इसके ना होते हुए भी वो शादी की डेट फिक्स करके चले गए। देखा था ना नव्या को कैसे बार बार दरवाजे की ओर निहार रही थी, लेकिन इन दोनों का तो अता पता ही नहीं होता है। जो भी करना है कर ले तू, लेकिन एक बात याद रख लेना नील, अगर इन दोनों ने कभी कोई भी बड़ा कांड कर दिया ना, तो फिर उसके जिम्मेदार तू ही होगा, समझा तू। इतना कहकर संजय भी काफी ज्यादा गुस्से से अंदर की तरफ जाने लगता है तो उसे संध्या एकदम से उसके सामने आकर मिल जाती है। वो संध्या को उड़ता हुआ सीधा अंदर की तरफ जाने लगता है तो संध्या ने भी उसकी बाजू पकड़ ली और फिर उसने अपने तीनों ही बेटियों की तरफ देखकर कहा कि माफी मांगो अपने पापा से। तीनों ही हैरानी से संध्या की तरफ देख रहे थे। संध्या ने इस बार गुस्से में कहा, सुनाई नहीं दिया है मैंने क्या कहा है तुम लोगों से? तुम लोगों का कोई हक नहीं बनता है कि तुम मेरे संजय का ऐसे दिल दुखाओ। और नील तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम अपने पापा का हाथ पकड़ोगे? माफी मांगो तीनों के तीनों। नील बोलता है कि माँ किस बात की माफी? पापा तो हर बात पर ऐसे ही हाथ उठाते रहते हैं हम पर, ये भी नहीं देखते हैं कि निहाल और शुभ दोनों ही अब बड़े हो गए हैं। पापा को भी अब थोड़ा सा समझाइए ना आप। बात बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा करना उनकी फितरत में शामिल हो गया है। अब हर बात पर हम लोगों पर ऐसे ही हाथ मत उठाया करें। संध्या बोलती है कि मैंने तुमसे राय नहीं मांगी है, बस ये कहा है कि तुम तीनों आकर अपने पापा से माफ़ी मांगो, और अगर तुम तीनों ने माफ़ी नहीं मांगी ना, तो फिर मैं अभी के अभी संजय के साथ पुश्तैनी हवेली चली जाऊंगी और फिर जो भी मन आएगा ना, तीनों के तीनों कर लेना। तीनों ही एक दूसरे को हैरानी से मुंह देखने लगते हैं और इतने में इतना ज्यादा शोर सुनकर रुद्र भी वहां पर आ गया था। रुद्र बोलता है कि क्या हुआ है माँ? संध्या ने रुद्र की तरफ देखा और कहा कि रुद्र, अगर तुम चाहते हो कि इस घर में शांति बनी रहे और फिर इस घर से कोई भी बाहर ना जाए, तो अपने तीनों ही भाइयों से कहो कि अपने पापा से माफ़ी मांगे, वरना मुझे खुद नहीं पता है कि मैं गुस्से में क्या कर दूंगी। एक तो तुम्हारा ये भाई निहाल वक्त पर घर नहीं आया और ऊपर से नील उसकी गलतियों पर ऐसे पर्दा डाल रहा है। हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या इस घर में? नव्या से इसकी शादी कर रहे हैं हम, एक ऐसी लड़की को घर में ला रहे हैं जो इसका दिन रात इंतजार करती रहे और ये बाहर आवारागर्दी करता रहे। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसे लड़के की शादी कर दो जिसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिल्कुल भी ख्याल ही नहीं है। मुझे लगता था कि ये शुभ से ज़्यादा समझदार है, लेकिन अब लगता है कि जैसे ये शुभ से भी ज़्यादा छोटा है। और ये शुभ, संजय ने संध्या के गाल पर हाथ रखा और बोला कि छोड़ो ना संध्या, ये लोग नहीं समझेंगे कभी भी। अब जब उनकी खुद की औलाद होगी और ऐसे काम करके घर पर आएगी ना, तभी इन लोगों को समझ में आएगा कि माँ बाप पर क्या बीतती है। अभी तो मेरा बोलना अभी इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, अभी मेरा गुस्सा भी इन्हें बुरा लगता है। संजय ने रुद्र की तरफ देखा और कहा कि मैं सोच ही रहा था कि तेरी माँ तुझे गलत हिदायत कर रही है तो तू इन्हीं का ही भाई ना, तो इन्हीं का ही सपोर्ट करेगा। संध्या भी गुस्से में चारों ही बेटों की तरफ देख रही थी। संजय बोलता है कि इतने गुस्से में देखने से कुछ नहीं होगा, तुम चलो यहाँ से। इतना कहकर संजय संध्या को लेकर घर के भीतर चला गया और उसके जाते ही रुद्र ने अपने तीनों ही भाइयों की तरफ देखा और बोला कि क्या क्या किया है तुम तीनों ने, बताओ ना। और फिर नील, तुम्हें किसने कहा था कि इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए? गलती तो उन्होंने की है ना, जब पापा ने कहा था कि रिश्ते वाले आ रहे हैं और फिर घर पर जल्दी आ जाना, तो उसके बाद भी निहाल घर पर क्यों नहीं आया था, जबकि वो शादी के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड भी था। इतना कहकर रुद्र भी निहाल के सामने जाकर गुस्से से खड़ा हो गया और बोला कि अब तू कुछ कहेगा या फिर नहीं कहेगा? निहाल ने अभी कुछ भी नहीं कहा था, वो भी अब अपने और नव्या के बीच की बात को किसी को नहीं बताना चाहता था। उसे तो खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि नव्या शादी के लिए मान गई है। नव्या से बात भी करनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसके पापा ने उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया था और घर में इतना ज़्यादा झगड़े का माहौल बन गया था। अब तो उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। रुद्र ने नील की तरफ देखा और कहा कि और तू क्या ज़रूरत थी तुझे बीच में आने की, बता ना, हो गए ना मम्मी पापा हम लोगों से नाराज़? नील बोलता है कि यार रुद्र,
हर बात पर हाथ उठाना ज़रूरी है क्या पापा का? मैं नहीं देख सकता हूँ इन दोनों को पीटते हुए, बस नहीं देख सकता हूँ मैं। नहीं देखा जाता है मुझसे, मेरी जान बसती है इन दोनों में ही। शुभ भी अपनी आदत से मजबूर था। वो भी मुस्कुराकर बोलता है कि तो अपनी भाभी में क्या बसती है? तो नील भी हल्का सा थप्पड़ शुभ के गाल पर जड़ देता है और बोलता है कि इस सिचुएशन में भी तुझे मजाक सोच रहा है, बेवकूफ़ आदमी। रुद्र बोलता है कि अब डिस्कशन खत्म करो, चलो जल्दी से मम्मी पापा से माफ़ी मांगो चलकर। खासकर नील, तुमने पापा का हाथ पकड़कर ठीक नहीं किया है, बड़ा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू पापा की इंसल्ट करेगा सबके सामने। नील बोलता है कि पापा का हाथ पकड़ लिया है तो इंसल्ट हो गई क्या? रुद्र बोलता है कि लेकिन उन्हें तो ऐसे ही लगता है ना। यार प्लीज़ अब जल्दी से माफ़ी मांग लो चल के मम्मी पापा से, बात को बढ़ाओ मत। हमारे ही तो माँ बाप हैं, डांट रहे हैं तो गलती भी तो हमने की है, चलो अब चलते हैं। नील बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं मांगनी है माफ़ी। इतना कहकर नील भी घर के अंदर चला गया और वो भी अपने कमरे में आ जाता है और गुस्से में बालकनी में आकर खड़ा हो गया था। अपनी भी लैपटॉप पर काम कर रही थी, उसने एक नज़र बालकनी की ओर देखा और फिर अपने लैपटॉप को बंद करके सीधा नील के पास चली जाती है। कुछ देर तक तो वो भी नील के पास खामोशी से खड़ी रहती है और नील की तरफ देखती रहती है। नील का गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। अवनी बोलती है कि क्या हुआ है नील? नील ने कहा कि कुछ भी नहीं। तभी नीचे से रुद्र की आवाज़ आती है कि नील, नील, मम्मी पापा घर छोड़कर जा रहे हैं। और ये सुनकर नील की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी, तो वहीं अपनी भी आंखें फाड़कर नील की तरफ देख रही थी। दोनों ही तेज कदमों से कमरे से निकलकर बाहर आ जाते हैं और फिर संजय और संध्या दोनों ही बैग पकड़कर हॉल में खड़े हुए थे और उनके पीछे तीनों ही बेटे उनके सामने खड़े हुए थे। दिशा और किट्टू भी कमरे से निकलकर उन्हीं की तरफ देख रही थी। सब जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ जाते हैं और फिर संजय और संध्या के सामने जाकर खड़े हो गए थे। रुद्र बोलता है कि मम्मी पापा, ये क्या बचपना है आपका? संजय ने दांत पीसते हुए कहा कि बचपना? बचपना हम कर रहे हैं या फिर तुम लोग कर रहे हो? बहुत बड़े हो गए हो ना, तो फिर तुम लोग अपने डिसीजन खुद ही ले सकते हो और अब अपने डिसीजन खुद ही ले सकते हो। मुझे और संध्या को आराम करने दो। मैं और संध्या हवेली जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस संभालो, रिश्तेदारी संभालो और हमें बख्श दो। इतना कहकर संजय ने भी संध्या का हाथ पकड़ लिया था और आज तो चारों ही भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि घर में ऐसा क्या हो गया है कि उनके मम्मी पापा घर छोड़ने पर भी उतारू हो गए हैं, क्योंकि आज तक उन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। आखिरकार नील आगे आकर बोलता है कि मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया। आज के बाद कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा। आपको शुभ और निहाल को जितना मारना है मार लेना आप। मैं आज के बाद कभी भी बीच में नहीं आऊँगा। मैं बस अपने भाइयों को पीटते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए बीच में आ गया था और गलती से आपके हाथ को पकड़ लिया था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतना कहकर नील तो अगले ही पल हाथ जोड़कर घुटनों के बल आकर बैठ गया था और जैसे ही नील बैठा वैसे ही शुभ और निहाल भी आकर बैठ गए थे। लेकिन रुद्र भी वहाँ पर नहीं बैठा था, क्योंकि उसका अपना ईगो भी एकदम से उसके सामने आ रहा था। उसने अपने मम्मी पापा को देखकर कहा कि मम्मी पापा, माफ़ी मांग तो रहा है ना, गलती हो गई है उससे, अब क्या इतनी सी बात पर घर छोड़ दोगे क्या आप लोग? संध्या बोलती है कि इनकी हर गलतियों को हम माफ़ कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलती पर गलती करते रहेंगे। आज हम दोनों ही पति पत्नी को सुरेश जी और सीमा जी के सामने कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, हम ही जानते हैं। हट जाओ आगे से, हमें यहाँ पर नहीं रोकना है, तुम्हारे रोकने से हम नहीं रुकने वाले हैं। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब अपने मम्मी पापा को कैसे रोके और ऐसा क्या हो गया था कि वो इतनी सी बात पर घर छोड़ने पर उतारू हो गए थे। अब तो तीनों ने ही माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुक रहे थे। रुद्र ने एक नज़र अवनी की तरफ देखा, जैसे उससे हेल्प मांगना चाहता हो। अगले ही पल अवनी भी आगे आ गई और बोली कि सुनिए ना पापा, प्लीज़, आप जाना चाहते हैं ना तो फिर चले जाइए, लेकिन आज मत जाइए, कल चले जाइएगा। आज मैं अपने घर जाऊंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि कल रिश्तेदार आएँ और यहाँ पर कहें कि इन्हीं ने घर आते ही अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे और मेरे बारे में ऐसी बातें कहे। ये सुनते ही शुभ भी एकदम से उठा और उसने अवनी की बलाइयाँ लेते हुए कहा कि बस भाभी, ऐसे ही लगी रहो, आप ऐसे ही बोलती रहो, हम मम्मी पापा को इमोशनली यहाँ पर रोक सकते हैं। सबने गुस्से से और हैरानी से शुभ की तरफ घूर कर देखा तो शुभ ने भी जल्दी से अपने मुंह पर अपनी उंगली रख ली थी। संजय बोलता है कि अवनी, हम तुम्हारी वजह से घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं बेटा। अवनी बोलती है, लेकिन पापा, दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि आप हवेली जाओगे, और फिर वहाँ के लोग तो यही कहेंगे ना कि जब से नील की शादी हुई है तब से ही ये सब कुछ हुआ है। मैं इस घर से पहले ही चली जाती हूँ, उसके बाद आप दोनों को जहाँ भी मन होगा आप लोग चले जाइएगा, मैं मना नहीं करूँगी। मैं भी अपना सारा सामान पैक करके अभी लाती हूँ। इतना कहकर अवनी भी जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। तो नील बोलता है कि अवनी,
अवनी प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को अब तुम और ज़्यादा मत बढ़ाओ। अवनी ने भी पलटकर नील की तरफ देखा और बोली कि मैं मुश्किल नहीं बढ़ा रही हूँ आपकी, बल्कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मुझ पर ऐसे उंगली उठाए। और तभी किट्टू भी आगे आती है और बोलती है कि नील भैया, अवनी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सब यही कहेंगे कि बहू ने मिलकर सास ससुर को घर से बाहर ही निकाल दिया। इससे पहले आप लोग कितने अच्छे से रहते थे। मैं भी अपने घर चली जाती हूँ आज के आज ही। रुद्र भी आंखें फाड़कर किट्टू की तरफ ही देखे जा रहा था। वो बोलता है कि निकली, तुम्हारी आवाज़ भी निकली, यहीं पर निकलेगी सबकी आवाज़, समझे तुम लोग। तुम जाकर मम्मी पापा के लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। किट्टू ने भी मुंह बनाकर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने भी बहुत ही प्यार से किट्टू की तरफ देखा और फिर एक्टिंग करते हुए कहा कि तुमसे नहीं होगा ये काम, अवनी ही ठीक से कर सकती है। तुम जाओ ना, जाकर मम्मी पापा के लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर लेकर आओ। इस जोया की भी आवाज़ निकली। किट्टू भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से मुंह बनाकर सीधा किचन की तरफ चली गई थी, लेकिन मन ही मन वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलती है कि छोड़ूंगी नहीं, बहुत ज़्यादा बोलते हो ना आप, बाद में बताऊंगी आपको। रुद्र ने भी संजय की बाजू पकड़कर सोफे पर बैठाया और नील ने संध्या की बाजू पकड़कर सोफे पर बैठाया। तीनों ही जमीन पर बैठे हुए थे, जबकि रुद्र संजय के बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ था। रुद्र बोलता है कि पापा बहुत हो गया है, अब सही सही बात बताइए ना, ऐसा क्या हो गया है कि आप लोग घर छोड़कर जाना चाहते हो। संजय कुछ नहीं बोलता है, लेकिन कुछ तो था जो संजय को अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, और शायद बलवंत राय या फिर कुछ और। तभी संध्या बोलती है कि हमें जाने दो ना रुद्र प्लीज़, बस समझ लो कि मुझे माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। शुभ बोलता है कि तो फिर दादा दादी को यहाँ पर ले आते हैं ना। संध्या ने गुस्से में शुभ की तरफ देखा और अपना हाथ मारने के लिए उठाया तो शुभ ने इस बार अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया था। संध्या हैरानी से शुभ की तरफ देख रही थी और शुभ ने अगले ही पल हाथ को छोड़ दिया और फिर अपना गाल आगे करते हुए बोलता है कि नील भैया ने हाथ पकड़ा था तो फिर बात यहाँ तक पहुँच गई है। मैं हाथ पकड़ लूँगा तो फिर शायद इंडिया ही छोड़ दोगे आप लोग। मार दो मम्मी, मार लो, जितना मारना है ना आप मार लो, इस गाल पर आपका ही गाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संध्या ने भी अपना हाथ नीचे कर लिया था और फिर थोड़ी ही देर में किट्टू एक ट्रे लेकर वहाँ पर आ जाती है। उसने ट्रे साइड टेबल पर रखी और फिर कॉफ़ी का मग उठाकर संजय की ओर बढ़ाया और संजय ने भी कॉफ़ी ले ली। किट्टू ने दूसरा कप संध्या की ओर बढ़ाया तो संध्या बोलती है कि किट्टू मेरा मन नहीं है बेटा। किट्टू बोलती है कि प्लीज़ माँ पी लीजिए ना। संध्या ने भी ना चाहते हुए भी कॉफ़ी का कप पकड़ लिया था और फिर रुद्र ने कप की तरफ देखकर कहा कि वो कप मुझे दे दो। किट्टू ने कप उठाया लेकिन रुद्र को नहीं दिया और नील की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है कि भैया ये लो, आप पी लो, बहुत देर से आप मेहनत कर रहे हो ना, आपको भी एनर्जी की ज़रूरत है। रुद्र तो आंखें फाड़कर बस किट्टू की तरफ ही देखे जा रहा था और फिर किट्टू ने भी रुद्र का देखना इग्नोर कर दिया और फिर नील बोलता है कि दे दे, अपने पति को ही दे दे, कोई बात नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। किट्टू बोलती है कि मैंने अपने पति की बनाई ही नहीं थी और ना ही मेरे पति ने कॉफ़ी बनाने के लिए कहा था, ये मैंने आपके लिए बनाई है भैया, उन्हें पीनी है तो वो खुद जाकर बना लेंगे। रुद्र आंखें फाड़कर किट्टू की तरफ देख रहा था और किट्टू ने भी कॉफ़ी का कप नील के हाथ में पकड़ा दिया। नील ने भी कॉफ़ी पकड़ी और फिर सोफे पर आकर बैठ गया और शुभ और निहाल भी उठने ही वाले थे कि तभी नील बोलता है कि दोनों बैठे रहो, दोनों की वजह से ही मम्मी पापा घर छोड़कर जा रहे हैं ना, वैसे ही बैठे रहो, समझे। तुम लोग ज़मीन से उठने की ज़रूरत नहीं है तुम दोनों को। दोनों ने ही एक नज़र नील की तरफ घूरकर देखा और फिर चुपचाप से अलथी पलथी मारकर वहीं पर कालीन पे बैठे रहते हैं। थोड़ी देर तक हॉल में ऐसे ही सन्नाटा पसरा रहता है। नील के पीछे अवनी हाथ बांधकर खड़ी हुई थी और संजय ने भी जब कॉफ़ी पी ली तो अवनी बोलती है कि बताइए पापा, क्या डिसीजन है आपका, आप यहाँ पर रुकेंगे या फिर मैं चली जाऊँ। संजय बोलता है कि क्या बोलूँ मैं तुम्हें, मेरा तो खून पीकर रखा हुआ है सबने। अवनी बोलती है कि तो फिर अपने बच्चों को मार दीजिए ना, मुर्गा बना दीजिए, उल्टा लटका दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन प्लीज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि चार आदमी ये आकर कहें कि बहू की वजह से आप दोनों ने ही घर को छोड़ दिया है। प्लीज़ पापा यहाँ पर रुक जाइए आप। संध्या का भी गुस्सा अब काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था। वो बोलती है कि बस करो संजय, अब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो फिर रुक जाते हैं, लेकिन एक और गलती की ना तुम चारों ने तो फिर। तभी शुभ बोलता है कि हम चारों को ही घर से बाहर निकाल देना आप लोग, लेकिन प्लीज़ खुद कहीं पर भी मत जाना आप लोग। संध्या ने निहाल की तरफ देखा तो निहाल ने भी हाथ जोड़कर कहा कि माफ़ कर दो मम्मी पापा, प्लीज़ माफ़ कर दो, गलती हो गई है मुझसे, आगे से कभी भी नहीं होगी, सच कह रहा हूँ। शुभ भी अब की बार ऐसी गलती करेगा ना तो उसे भी हम घर से बाहर निकाल देंगे। आखिरकार सब कुछ सॉल्व हो गया था और संजय संध्या को लेकर अपने कमरे में चला गया था और उनके जाते ही चारों ने एक साथ गहरी सांस ली। रुद्र ने किट्टू की तरफ घूरकर देखा और फिर उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचता हुआ बोलता है कि चलो तुम जरा ऊपर
ऊपर चलो, तुमसे बात करनी है मुझे। इतना कहकर वो भी अब किट्टू को लेकर वहां से चला गया था। तो रुद्र भी अब किट्टू को लेकर कमरे में आ गया था। उसने सबसे पहले दरवाजे को बंद कर दिया और फिर किट्टू की तरफ घूर कर देखता है और बोलता है कि नीचे क्या बदतमीजी कर रही थी तुम सबके सामने। किट्टू भी रुद्र की तरफ देखती है और बोलती है कि मैंने कौन सी बदतमीजी करी है। किट्टू बोलती है कि तुमने क्यों कहा था कि मेरी भी आवाज़ निकली, मैं क्या चूहिया दिखती हूँ आपको? आपने मुझे चूहिया कैसे बोला? कैसे बोल सकते हो आप मुझे चूहिया सबके सामने? रुद्र भी किट्टू को हैरानी से देख रहा था। किट्टू भी हाथ बांधकर गुस्से में बोल रही थी, अब ऐसे क्या देख रहे हो आप मुझे? आपने मुझे चूहिया क्यों बोला था सबके सामने? किट्टू ने भी रुद्र के सीने पर अपना हाथ रखा और जोर से उसे धक्का देते हुए कहा, ज़्यादा स्मार्ट मत बनिए अपने आप को। मुझे ये बताइए कि आपने मुझे चूहिया क्यों कहा था? आपने मुझे चूहिया कहा कैसे? मैं आपको चूहिया नजर आती हूँ क्या? मैं तो बस अवनी भाभी की हेल्प कर रही थी। रुद्र भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो तो बस हैरानी से किट्टू की तरफ ही देखे जा रहा था। किट्टू भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि अब ऐसे क्या देख रहे हो आप मुझे? बोल क्यों नहीं रहे हो? कैसे बोला आपने मुझे चूहिया? रुद्र ने भी किट्टू की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो किट्टू एक सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि रुद्र जानबूझकर सीरियस हो गया था और ये कह सकते हैं वो किट्टू को डराना चाहता था। किट्टू बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। रुद्र ने भी अपनी बहुएं सिकोड़ कर कहा कि क्या कहा तुमने? दोबारा से बोलो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मुझे धक्का दोगी? किट्टू की तो जैसे सांस ही रुक गई थी और आंखें हल्की हल्की सी नम हो गई थी। अभी इतनी मुश्किल से तो उनके बीच में सब कुछ ठीक हुआ था और फिर रुद्र ने फिर से उसे डरा दिया था और फिर से उसे गुस्सा दिखा दिया था। किट्टू का गला तो थोड़ा थोड़ा सा भर आया था। वो भी अटकती हुई आवाज़ में बोलती है कि गलती हो गई है। इतना कहकर उसने भी अपनी नज़रों को जल्दी से नीचे झुका लिया और फिर किट्टू की आंखों से एक आंसू टपक गया था। रुद्र ने भी किट्टू की कमर पर हाथ डालकर उसे खुद से सटाया और फिर दूसरे हाथ से उसके चेहरे को ऊपर उठाकर देखा तो किट्टू की आंखें पूरी तरह से भीगी हुई थी। वो थोड़ा सा सुबक सुबक कर रो रही थी और इस वक्त किट्टू बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा मासूम भी लग रही थी। रुद्र भी किट्टू की आंखों में लगभग डूब ही गया था। वो बहुत ही प्यार से बोलता है कि कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? तुम इतनी प्यारी कैसे हो सकती हो? क्यों तुम्हें मुझसे इतनी ज़्यादा शिकायतें नहीं होती है? क्यों तुम ज़रा सा भी डांटने पर अपनी गलती को मानने लग जाती हो? किट्टू तो बस हैरानी से रुद्र की तरफ ही देखे जा रही थी। रुद्र ने फिर से पूछा कि किट्टू बोलो ना, जो भी दिल में है बोल दो। तुम मैं नाराज़ नहीं हूँ ना तुम पर, ना ही गुस्सा कर रहा हूँ। अपने दिल की बातों को खोलकर क्यों नहीं कहती हो तुम? बोलो किट्टू, कुछ बोलो। किट्टू ने भी थोड़ा सा मुंह बनाते हुए धीरे से कहा कि आपने मुझे चूहिया क्यों बोला? और ये सुनते ही रुद्र को तो एकदम से हंसी आ गई थी। वो इतनी जोर से हंसता है कि उसने हंसते हंसते किट्टू पर अपनी पकड़ कस दी और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। लेकिन अभी भी रुद्र को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। रुद्र इतना ज्यादा हंस रहा था कि किट्टू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी रुद्र को कभी भी इतना हंसते हुए नहीं देखा था। रुद्र हंसते हंसते किट्टू की तरफ देखने लगता है और फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये नहीं पूछा था, कुछ और पूछा था तुमने? किट्टू ने भी मुस्कुरा कर कहा कि तो फिर क्या पूछा था मैंने? रुद्र ने भी किट्टू के चेहरे की ओर देखा और फिर अपने हाथ में उसके चेहरे को पकड़कर हल्का सा बच्चों की तरह हिलाते हुए बोला कि यही कि तुम हल्का सा डांटने पर भी आंखों पर इतनी ज्यादा नमी क्यों ले आती हो? किट्टू बोलती है कि तो फिर क्या करूं? आपका कोई भी भरोसा नहीं है कि कब नाराज होकर बैठ जाओ आप। रुद्र बोलता है कि आज के बाद कभी भी नाराज नहीं होऊंगा, कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा और कभी भी इग्नोर नहीं करूंगा तुम्हें, कभी भी तुम्हारी जिद पर नहीं डांटूंगा तुम्हें। बस तुम्हें ऐसे ही रहा करो तुम हंसती हुई। तुम्हारा जैसा भी मन करे वैसे ही रहा करो। तुम्हें जितनी जिद करनी है तुम किया करो। मैं हूं ना पूरी करने के लिए तुम्हारी जिद। तुम जैसे भी जीना चाहती हो, जैसे सपना देखना चाहती हो वैसे ही जियो। और अगर कोई भी कुछ कहे तो फिर बोल देना मैं भी रुद्राक्ष प्रताप सिंह की बीवी हूँ, समझी तुम? केटू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बोलती है कि पक्का एक बार भी नहीं डांटेंगे ना आप? रुद्र बोलता है कि नहीं डांटूंगा, और अगर डांट भी दिया ना तो फिर तुम मुझे अपने पापा की धमकी दे सकती हो। रुद्र इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यार में था। उसे नहीं पता था कि वो अपनी चाबी किट्टू के हाथ में दे रहा है और अब किट्टू रुद्र को इतना ज़्यादा आजमाएगी, इतना ज़्यादा आजमाएगी कि रुद्र भी नहीं सोच सकता था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।